हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो जो सीक्वेंस हमारा चल रहा था टॉपिक्स का, उसमें हम 12th के रिलेशन एंड फंक्शन पे पहुंच गए थे। एक पार्ट हमने पढ़ लिया, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो ये स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ये लीजिए। पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी में इसके एक्सरसाइज से आगे बढ़ेंगे। जो सीक्वेंस चल रहा है, अभी हम लेवल 0 पे हैं। इस चैप्टर लेवल 0 मतलब एक बार चैप्टर की स्टडी एनसीईआरटी। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या पढ़ना है समझिए। 12th के स्टूडेंट को, जब 11th का स्टूडेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को जानता है। जो मैंने जब रिलेशन एंड फंक्शन 11th का पढ़ाया था तो बताया था कि उसमें हम सीखते हैं कि कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो उसमें हम पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन हो गया, और मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं 11। लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हमने एक अलग से चैप्टर बनाया था, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अभी बचे हैं। एक्सपोनेंट को हमने लॉग के साथ कवर कर लिया था। तो 11th के सिलेबस में सारे फंक्शंस का इंट्रोडक्शन होता है। अब 12th का सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, वो टॉपिक क्या सिखाता है एक बार मैं बताता हूँ डिटेल में, समझिए। यहाँ हम टाइप ऑफ फंक्शंस में फंक्शंस को कैटेगराइज करते हैं उसके नेचर के। यहाँ पर हम किसी नए टाइप के फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। जो फंक्शन हमने पढ़े जिसमें वो सभी शामिल हैं जो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हमने पढ़े, तो अब उनको कैटेगराइज करने का पार्ट जो है हम वो डिस्कस करें। तो आइए मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहले ध्यान दें, अगर एक फंक्शन में डिफाइन करूं किसी सेट ए से बी तक, एफ मैंने फंक्शन को बोला है जो ए से बी तक डिफाइंड है, तो ध्यान दें, हम जानते हैं कि अगर ये फंक्शन है तो ए यानी डोमेन का हर एलिमेंट इमेज जरूर बनाएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि फंक्शन में बी के किसी एलिमेंट को एम्प्टी रहना अलाउ, यानी ए का हर एलिमेंट कनेक्टिविटी बनाएगा ही बनाएगा। ए में किसी ऐसे एलिमेंट को इन्वॉल्वमेंट मिलता ही नहीं है फंक्शन जो कनेक्टिविटी ना। लेकिन बी में कुछ एलिमेंट अगर बिना कनेक्शन के रहना चाहे तो रह सकते हैं, आप ये जानते हैं। तो अब अगर इन सभी फीचर्स के बेस पे हम फंक्शन को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी बनाएंगे नेचर के बेस पे 1-1 और मैनी वन फंक्शन। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे 1-1 फंक्शन, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैनी वन। जो फंक्शन 1-1 नहीं होगा वो मैनी वन। सिंपल सा है। तो एक को समझना मतलब दोनों को समझ लेना। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं एक फंक्शन आपके सामने रख रहा हूं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं, फिर डेफिनेशन पे आऊंगा। और मान लीजिए एक सिंपल सा फंक्शन हमने डिफाइन किया, fx इक्वल टू x। क्लियर सी बात है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम x की जगह नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही उसकी इमेज के रूप में हमें मिले। और हम जानते हैं कि दो अलग अलग नेचुरल नंबर का जो वैल्यू है इमेज के बेस पे सेम नहीं होगा। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि हर नेचुरल नंबर अपने आप को ही इमेज के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है। इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। हर एक्स का इमेज वो खुद है। तो दो अलग अलग एक्स की इमेज अलग अलग होंगी। दो ऐसे एक्स हो ही नहीं सकते x1 x2 जिनका इमेज सेम हो। तो ऐसे फंक्शन को 1-1 कहते हैं जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट केवल एक इमेज अगर तैयार करे हर एलिमेंट, तो हम ऐसे फंक्शन को 1-1 कहते हैं। अगर फंक्शन 1-1 नहीं है तो फिर वो मैनी वन क्या है। तो ये जो 1-1 मैनी वन का क्लासिफिकेशन है, ये इस बेस पे होता है कि डोमेन का एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है या डोमेन के कई एलिमेंट एक ही इमेज। अगर दो एलिमेंट ने भी सेम इमेज दे दी और किसी एक पोजीशन पर बस, तो भी हम फंक्शन को मैनी वन की कैटेगरी में डालेंगे। याद रखिए, 1-1 बनने के लिए डोमेन के हर एलिमेंट को अपनी यूनिक इमेज बनानी पड़ेगी, यानी किसी दूसरे एलिमेंट को वो इमेज बनाना अलाउड फिर नहीं। अगर एक भी ऐसा पेयर आपने दिखा दिया डोमेन में जिसकी इमेज सेम हो जाती है तो फंक्शन मैनी वन कहलाए जाने लगे। तो 1-1 कहलाए जाने के लिए डोमेन के हर एलिमेंट को फॉलो करना पड़ता है रूल। अब अगर डेफिनेशन फॉर्म में मैं इस बात को बोलूं तो कैसे प्रेजेंट करूंगा, क्या लैंग्वेज दूंगा, समझिए। f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b, या x से y कर लेते हैं क्योंकि एलिमेंट को भी हम x और y बोलेंगे। तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, x डोमेन है, y कोडोमेन है, और y के अंदर के उन एलिमेंट्स के सेट को रेंज कहते हैं जो इमेज बन पाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिलेशन पढ़ते समय हम चार बातें करते हैं, सेट A या सेट X, सेट Y। फिर X बोलने के बाद X के अंदर से हम डोमेन निकालते हैं और Y के अंदर हम रेंज को सबसेट के रूप में डिफाइन। लेकिन जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो X खुद डोमेन को मालूम है कि फंक्शन बनने के लिए X के हर एलिमेंट को इमेज बनानी ही पड़ेगी। तो X खुद डोमेन का रोल प्ले करता है। लेकिन रिलेशन में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं, रिलेशन में डोमेन का रोल X प्ले नहीं करता। X अलग होता है और डोमेन इसका सबसेट होता है। तो रिलेशन और फंक्शन के डिफरेंस पर भी बने रहे। मान लीजिए f एक फंक्शन है जो X को Y से कनेक्ट कर रहा है, एंड सपोज fx1 और fx2 की वैल्यू इक्वल, और एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x। ध्यान दीजिएगा,
मैंने डोमेन से दो एलिमेंट उठाए हैं x1 x2, एक मैपिंग डायग्राम बना के भी समझते रहते हैं बात को। ये देखिए x1 x2 दो एलिमेंट है डोमेन में, x1 की इमेज है fx1 और x2 की इमेज है fx2, ऐसा हमने बोला है। लेकिन फिर अचानक हमने एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि fx1 fx2 के बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों की इमेज सेम है। अब यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, इस चित्र को बदल के इन दोनों की इमेज को सेम बना देता हूँ। चेंजेस को देखिएगा, आमतौर पर x1 की इमेज fx1 के नाम से जानी जाती है अगर वो फंक्शन बना रहा है, और x2 की इमेज fx2। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि fx1 fx2 के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अगर fx1 fx2 के इक्वल है, अगर fx1 का वैल्यू fx2 के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि x1 x2 की इमेज सेम है। मैं यहाँ पर एक fx1 लिख देता हूँ और fx2 लिखता ही नहीं हूँ क्योंकि fx2 fx1 ही है। तो कुछ इस तरह का इंप्रेशन आ रहा है, दो एलिमेंट है x1 x2 लेकिन उनकी इमेज सेम। अब अगर fx1 fx2 की बराबरी करने पर हम ये नतीजा फाइनलाइज कर लें कि x1 भी x2 की बराबरी कर रहा है, तो इसका मतलब समझते हैं आप कि आपने शुरुआत तो इस बात से की थी कि डोमेन के दो एलिमेंट एक इमेज बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको सॉल्व करते करते आपने जो कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन ये है कि x1 x2 भी सेम। तो अगर दो एलिमेंट की इमेजेस के सेम हो जाने पर वो एलिमेंट भी सिमिलरिटी मेंटेन कर ले तो फंक्शन 1 1। क्योंकि अगर ये x1 x2 की बराबरी नहीं कर पाता, सोचिए जरा सा कि अगर x1 x2 की बराबरी नहीं कर पाता तो इसका क्लियर मतलब हो जाता कि इमेज तो सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग है, और उसी पल फंक्शन को मैं तो किसी फंक्शन को 1 1 चेक करने का ये बेस्ट वे होता है, आप इसी से करें। f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y एंड सपोज fx1 बराबर fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x implies that x1 बराबर x2 एंड सपोज दिस इक्वल टू दिस implies x1 इक्वल टू x2, देन फंक्शन विल बी f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y एंड सपोज fx1 fx2 आर इक्वल एंड दिस implies that x1 इक्वल टू x2, देन फंक्शन f is 1 1। जो फंक्शन 1 1 होता है उसको इंजेक्टिव, तो नाम यहीं पर लिखता हुआ चलता हूं, इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है ऐसे फंक्शन को जो 1 1, और अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है देन वो मैनी 1 है। यहां लिख देता हूं मैं, इफ नॉट 1 1, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है देन इट इज मैनी। यानी मैनी 1 का क्या सिचुएशन होगा कि fx1 fx2 की बराबरी कराने के बाद x1 x2 इक्वलाइज होने से इनकार कर देंगे, वो कहेंगे हम सेम नहीं, हम अलग अलग। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि फंक्शन जो है वो मैं। तो मैनी 1 होने के लिए इस कंडीशन को रॉन्ग प्रूफ करना पड़ता है, 1 1 करने के लिए इस कंडीशन को राइट। तो ये तो 1 1 और मैनी 1 की बात। कैटेगरी नंबर 1, इस आधार पर कि डोमेन का एक एलिमेंट एक इमेज बनाता है या डोमेन के कई एलिमेंट एक फंक्शन 1 1 है, एक डोमेन में कोई एलिमेंट बच नहीं सकता, ये फंक्शन के फंडामेंट को पता। चलिए, एक कैटेगरी के हिसाब से फंक्शन को 1 1 मैनी 1 कहते हैं। दूसरी कैटेगरी पे आइए, अगर हम कैटेगराइजेशन का तरीका बदल दें तो फंक्शन को एक तरीके से और बोला जाता है, मैं यहाँ पर उनके नाम लिख देता हूँ, ऑन टू फंक्शन, जिस पर हम मेन चर्चा करेंगे, और इसी के पैरेलल इसका काउंटर इनटू। बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है दोनों में, जैसे 1 1 मैनी 1 में है, जो 1 1 हो जाता है वो मैनी 1 नहीं होता, और जो मैनी 1 हो जाता है 1 1 नहीं। यहाँ पर आपने देखा जो फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है वो मैनी 1 नहीं होता, और जब फंक्शन 1 1 नहीं हो पाता है तो फिर वो मैनी 1। वैसा ही रिलेशन अब इनमें है, ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन। क्या है सिचुएशन समझे, मान लीजिए f एक फंक्शन है जिसको x से y डिफाइन किया गया है, ठीक है। जनरल केस में बताता हूँ, x से y आपने f को डिफाइन किया। अब अगर डोमेन पे बैठे हर एलिमेंट की मैं बात करूँ तो क्या आप जानते हैं डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज जरूर हो। ऑन तो फंक्शन बनने के लिए साबित करना होता है कि कोडोमेन ही रेंज। समझ रहे हैं बात को, सिंपल भाषा में लिखूं तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा, इफ कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। अगर किसी फंक्शन में कोडोमेन और रेंज का मीनिंग सेम हो जाए तो फिर ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू, यानी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए। इसका मतलब आप समझे कि कोडोमेन ही रेंज है, हर एलिमेंट कोडोमेन का इमेज के रूप में किसी न किसी एलिमेंट डोमेन से जुड़ा है। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्टार लगा के लिख देता हूं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, यानी कोडोमेन में बैठा कोई भी y, जब मैंने उठा के उससे प्रश्न पूछा कि क्या भाई तुम किसी डोमेन के एलिमेंट की इमेज बन पाते हो, तो कह रहा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट fx इक्वल टू y, यानी डोमेन में बैठा कोई ना कोई एलिमेंट जुड़ने को तैयार है कोडोमेन के हर एलिमेंट। फॉर एवरी वाई बोला मैंने, फॉर एवरी वाई मतलब कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का उठे और ये पूछे अगर कि मैं डोमेन के किस एलिमेंट से कनेक्ट होऊं, तो डोमेन के पास जवाब है। उसने कहा सर मेरे पास एक एक्स रखा जो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करा पाते हैं तो फंक्शन फंक्शन ऑन टू डिफाइन हो। तो ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया ये ऑन टू की कंडीशन है,
और सिंपल सा जो फंक्शन ऑन टू ना हो पाए वो इंटू, यानी इंटू के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि देयर आर सम वाई इन कोडोमेन फॉर विच देयर इज नॉट एनी एक्स इन डू। तो कुछ वाई ऐसे हैं जिनका एक्स नहीं है। अगर कुछ वाई ऐसे हैं जिनके पास कोई एक्स नहीं है तो फिर वो फंक्शन जो है वो कहलाएगा इनटू। तो ऑन टू इनटू का पेयर वैसा ही है जैसा वन वन मैनी वन का। एक बात ध्यान रखें, कई बार बच्चा बोलता है सर सीधे पढ़ा देते, देयर आर 4 टाइप ऑफ फंक्शन, फर्स्ट वन वन, सेकंड मैनी वन, थर्ड इनटू, फोर ऑन टू। ऐसा नहीं पढ़ा सकते। ऐसा इसलिए नहीं पढ़ा सकते बेटे क्योंकि दोनों को कैटेगराइज करने का आधार अलग अलग है। एक फंक्शन जब आप मेरे सामने रखेंगे तो मैं उसे रिजॉल्व करके आपको बताऊंगा कि ये वन वन है या मैनी। और ठीक इसी प्रकार अगर आप एक और फंक्शन मेरे साथ, उसी फंक्शन को मेरे सामने रख के आप मुझसे पूछेंगे उसके बारे में, तो आपको बताऊंगा ये इनटू है या ऑन टू है। इसका मतलब इनटू ऑन टू बोलना एक अलग प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, वन वन मैनी वन बोलना अलग। जब आप एक फंक्शन मेरे सामने रखेंगे तो मैं उसके फीचर्स बताते समय वन वन और मैनी वन में से कोई एक नाम उसे दूंगा और इनटू ऑन टू में से भी कोई एक नाम उसे। तो अगर फंक्शन की कैटेगरी बनानी ही है इस बेस पे तो 4 बनेंगे, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन। क्योंकि वन वन और मैनी वन होने का इनटू ऑन टू पे कोई, जो फंक्शन वन वन है वो इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। जो फंक्शन मैनी वन है वो इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। तो 2 यहाँ 2 वहां, यानी टोटल 4 टाइप के। एक बात यहाँ पर और बता दूं, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि जो फंक्शन वन वन होते हैं उनको इंजेक्टिव कहते हैं। देखिए हमने लिखा था जो वन वन है वो इंजेक्टिव है, एरो भी लगा देता हूँ, वन वन ही इंजेक्टिव है। ऐसे ही मैं यहाँ भी आपको बता दूं कि जो फंक्शन ऑन टू होते हैं उनको सर्जेक्टिव कहते हैं। तो ऑन टू फंक्शन ही सर्जेक्टिव के नाम से भी जान। और एक खास बात और बच्चों सुन लेना पड़ेगा आप लोगों को कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और साथ में ऑन टू भी है तो फिर ये 2 फीचर रखने वाले फंक्शन को हम बाईजेक्टिव कहते हैं। बाईजेक्टिव क्योंकि 2 फीचर है इसमें, बाईजेक्टिव। तो बाईजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जो वन वन भी है और ऑन टू। केवल वन वन है तो इंजेक्टिव, केवल ऑन टू है तो सर्जेक्टिव। यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव सिंगल सिंगल क्वालिटी के नाम है और बाईजेक्टिव बोलना मतलब डबल फीचर। तो इस तरह से इनका नाम। तो ये है आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जब एग्जांपल्स आएंगे तो हम उन पे एक एक करके चर्चा करते हैं और उसी के तरीके से समझते हैं वन वन मैनी वन को थोड़ा और ज्यादा। चलिए मैं एक्सरसाइज आपको दिखा रहा हूँ, आप तैयार रहें। एक्सरसाइज का नंबर होगा एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 होनी चाहिए क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरी एक्सरसाइज है। टाइप ऑफ फंक्शंस ये पढ़ा रहा था मैं अभी तक। हाँ, ये मैपिंग के चित्र देख के एक बात और दिमाग में आती है कि एक बार आप लोगों को मैपिंग की सारी सिचुएशंस क्लियर कर देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो मैं ये एक्सरसाइज यहाँ से हटाता हूँ, एक बार मैपिंग की पिक्चर्स भी देख, पिक्चर्स में भी मैपिंग को एक बार समझ लीजिए तो और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक पिक्चर बनाऊं 1 2 3 4 5 और यहाँ भी लिख देता हूँ 6 7 8 9 10, कुछ भी लिख दिया। 1 का रिलेशन 6 से, 1 का रिलेशन 7 से, 2 का रिलेशन 8 से, 3 का रिलेशन 9 से, 4 का रिलेशन 10 से, 5 का रिलेशन 10। एक मैंने चित्र ये बनाया, देखते रहिएगा आप ध्यान से। अच्छा दूसरा मैपिंग यहाँ पर बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। अब देखिए 5 का रिलेशन ई से, 4 का रिलेशन ई से, 3 का रिलेशन डी से, 2 का रिलेशन सी से, 1 का रिलेशन बी से। ठीक है, एक आपका ये कंडीशन मैंने बना दिया। और देखिए मैपिंग के कुछ और एग्जांपल भी दे देता हूँ, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। ए बी सी डी ई 1 2 3 4, ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 2 से, सी का रिलेशन 3 से, डी का रिलेशन 4 से, है ना। एक और लीजिए, एक ये है डोमेन, ये कोडोमेन 1 2 3 4 5 अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा, मतलब ईटा मान लीजिए। तो 1 का रिलेशन मान लीजिए बीटा से है, 2 का रिलेशन अल्फा से है, 3 का रिलेशन ईटा से है, 5 का रिलेशन डेल्टा से है, 4 का रिलेशन गामा से है। एक ये फंक्शन हो गया। एक मैपिंग ऐसी भी हो सकती है, और एक मैपिंग लीजिए आप भैया 1 2 3 4 5 2 3 7 9 8, ये लीजिए 1 का 2 का रिलेशन इससे, 3 का रिलेशन इससे, 4 का रिलेशन इससे और 5 का रिलेशन इससे। ठीक है, और एक एग्जांपल लिख देते हैं, फिर एक साथ पूरे लिख देता हूँ, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सभी पे। एक और केस ले लीजिए, एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लीजिए, बल्कि इसमें थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इस वाले में एक और बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं। अब देखिए जरा 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 4 का 4 से। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रख दिए, 6 एग्जांपल रख दिया। 1 बाय 1 हम इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से फंक्शन को कैसे देखा जाए, क्योंकि कई बार मैपिंग के सवाल चित्र बना के भी पूछे जाते हैं, तो बहुत सिंपल होते हैं, आप समझे। सबसे पहले डायग्राम को आप ध्यान से देखें, ये जो मैपिंग मैंने बनाई है इसमें 1 को मैंने 6 और 7 से कनेक्ट किया है, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती। तो जब आपसे पूछा जाए कि ये कैसा फंक्शन है तो आप सीधे सीधे जवाब दें नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन है ही, आंसर होना चाहिए नॉट अ फंक्शन। ठीक, दूसरे चित्र में ये 1 का बी से रिलेशन है, 2 का सी से, 3 का डी से, 4 5 दोनों का रिलेशन
ई से दी। इसका क्या मतलब हुआ कि बाकी सारे एलिमेंट तो सिंगल कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें दो एलिमेंट की सेम इमेज, और ऐसा तब होता है जब फंक्शन मैनी वन हो। मैनी वन होने के साथ साथ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो कोडोमेन है उसमें एक एलिमेंट एम्प्टी है, ये ए, इसका कोई कनेक्शन नहीं। तो इसका मतलब अगर आप वन वन मैनी वन में पिक करते हैं इसकी कैटेगरी, तो इसका नाम पड़ता मैनी वन, और अगर आप इंटू ऑन टू में नाम रखते तो इसका नाम इंटू पड़ता, क्योंकि ए का कोई कनेक्शन नहीं। तीसरे मैपिंग में आ जाइए, इसमें ABCD एक तरफ है, 1 2 3 4 एक तरफ है। तो जब आप इसको रिजोल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जो कनेक्शन बना ही नहीं पा, तो इसको फिर से मैं लिखना चाहूंगा नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन होने की डेफिनेशन ये फिर झुठला। चौथे में ये 1 का बीटा से कनेक्शन है, 2 का अल्फा से, 3 का ईटा से, 4 का गामा से, 5 का डेल्टा। आप देख पा रहे हैं कनेक्शन ऊपर नीचे है, लेकिन हर किसी एलिमेंट का सिंगल कनेक्ट, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1। और क्योंकि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं है, आप देख पा रहे होंगे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ईटा सब ने डोमेन के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट होने की कोशिश करी है, तो हम इसको नाम देंगे 1 1 ऑन 2, यानी यही है हमारा बाइजेक्टिव। ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन का है, ठीक है ना। अब इस वाले में आइए, इसमें 1 2 3 तीनों 2 से जुड़े हैं, 4 7 से जुड़ा है, 5 9 से जुड़ा है, 3 बीच में एम्प्टी रहे, 3 बीच में एम्प्टी रह गया। 3 जो बीच में है बिना कनेक्शन का रह गया है, 3 बीच में बिना कनेक्शन, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा मैनी वन। मैनी वन क्योंकि 2 का कनेक्शन 1 से है, और ये भी इंटू की कैटेगरी। मैनी वन इंटू का एक और एग्जांपल था, तो मैं एक काम करता हूँ, इस एग्जांपल को हर कैटेगरी को कवर करने के लिए इस 3 को बीच से हटा, मान लीजिए बस इसमें इतने ही एलिमेंट हैं, 2 7 और 9। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हर प्रकार का एग्जांपल मिल जाए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ ये जो बोर्ड स्क्रीन मैंने बनाई है, इसमें जो 6 चित्र बनाए हो सारे एग्जाम्पल्स को कवर। तो 1 2 3 का कनेक्शन 2 से है, 4 का 7 से, 5 का 9 से। अब आप देख पा रहे हैं कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो चुके, लेकिन कईयों ने एक से कनेक्शन बनाया, इसलिए इसकी कैटेगरी का नाम पड़ेगा मैनी वन, बट ऑन टू इसलिए क्योंकि कोडोमेन पूरा ढक चुका है। लास्ट डायग्राम जो बना है उसको देखें, 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 4 का 4 से, 5 एम्प्टी रह गया है, तो 1 1 तो कहलाएगा क्योंकि एक का एक सही कनेक्शन है, लेकिन साथ में इंटू। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए सब एग्जाम्पल है, 1 1 इंटू भी है आपके पास, 1 1 इंटू है, 1 1 ऑन टू भी है बाइजेक्टिव, आपके पास मैनी वन ऑन टू भी है और मैनी वन इंटू। और आपके पास नॉट अ फंक्शन के 2 एग्जांपल हैं, जिसमें से एक नॉट अ फंक्शन इसीलिए क्योंकि एक के 2 इमेज बने हैं, और दूसरा नॉट अ फंक्शन इसलिए क्योंकि डोमेन में एक एलिमेंट को कनेक्ट ही नहीं किया है। तो जो जो रूल्स होते हैं उन सबको चित्र बना के मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारी बातों। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो बहुत तेजी से आइए एक्सरसाइज 1.2 पे बात। एक्सरसाइज 1.2 स्क्रीन आपके सामने है। पहला सवाल, सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार। अब क्या लिख रहा है पहले मैं लिख दूं, एफ एक फंक्शन के रूप में डिफाइन किया है जिसको आर स्टार से आर स्टार तक डिफाइन किया है। स्टार बोलने का पर्पज समझते हैं अभी। एफ एक्स बराबर 1/x है, इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको प्रूफ करना है कि अगर एफ एक्स बराबर 1/x एक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जाए तो ये बाइजेक्टिव होगा, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो मैं सीधे लिख देता हूँ इसको बाइजेक्टिव प्रूफ। आपको प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है इस डोमेन और कोडोमेन के ऊपर वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और आगे की बात भी जरा सुन ले, आगे लिखा है वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, और फिर आगे बोलता है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर। अगर डोमेन नेचुरल नंबर होता और कोडोमेन इस तरीके का आर स्टार, तो भी क्या आप इस रिलेशन को एक बाइजेक्टिव रिलेशन मानते हैं? एक बार फिर सवाल सुन लें, आप यहाँ देख भी लें, मैं इस सवाल की बात कर रहा हूँ। सो दैट द फंक्शन आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 1/x इज 1 1 ऑन टू, जबकि आर स्टार जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, और कहता है अगर ये डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए नेचुरल नंबर से तो क्या उस समय भी आप इस रिजल्ट को ट्रू मानेंगे? आइए एक एक करके फटाफट इसको निपटाएं। पहले जो लिखा है उस कंडीशन को समझते हैं। एफ आर स्टार से आर स्टार एक फंक्शन है, और आर स्टार सेट में this is the set of non-zero real numbers। ये अच्छा किया इसने, क्योंकि हम देख पा रहे हैं 1/x में जीरो लगाना पॉसिबल नहीं था, तो राइटर ने पहले ही जीरो को रिमूव कर दिया। अब आर स्टार जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है, आर स्टार डोमेन भी है, कोडोमेन भी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन लिखी है, जो कंडीशन दी है, जो एफ एक्स का वैल्यू दिया है 1/x, अगर उसको एनालाइज करें तो सबसे पहले 1 1 पे आते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, माना x1 x2 दो एलिमेंट हैं जो आर स्टार को बिलोंग करते हैं डोमेन को। अब जैसा मैंने जनरल तरीका बताया 1 1 करने का, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार एंड लेट fx1 बराबर है, ये कल्पना कर लीजिए कि fx1 fx2 के बराबर है। तो अगर fx1 fx2 के बराबर है तो जो कंडीशन दी है, इस कंडीशन को यूज करने पर मैं fx1 को लिख पाऊंगा 1/x1 और fx2 को 1/x, और आप क्लियरली ये बात जानते हैं कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x1 x2 के बराबर है। तो ध्यान दें यहाँ पर कि जब आपने
इमेजेस को बराबर किया तो ऑब्जेक्ट भी सेम। जब आपने इमेजेस बराबर की तो जो एलिमेंट थे वो भी सेम आ गए, इससे सिद्ध होता है कि ये 1 1 है। सो फंक्शन इज 1 1 1 1 होने के लिए मैं इसको बधाई देता हूँ, ये 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू की बात रही तो ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है भाई, कोडोमेन के हर एलिमेंट से ये पूछना पड़ता है कि डोमेन में क्या कोई तेरा रिलेटिव रहता है, तो आइए उससे भी पूछ लेते हैं। तो जो कोडोमेन है ध्यान दे वो आर स्टार। अब जानते हैं कोई भी रियल नंबर जो 0 के अलावा वो कोडोमेन में बैठ। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं fx बराबर 1/x में कुछ पलों के लिए fx को y लिख लूं तो ये y इक्वल टू 1/x बन जाएगा, और फिर अगर मैं इस फंक्शन को पलटा दूं तो x का वैल्यू 1/y आ जाएगा। तो इस रिलेशन को पलटाने के बाद आप इसका एनालिसिस कीजिए। आप बताइए क्या y की जगह कोई भी रियल नंबर जो 0 ना हो, क्योंकि साफ साफ बोला है हमें r स्टार पे काम करना है, विच डजंट कंटेन 0, इसमें 0 है ही। तो अगर आप y की जगह कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लगाएंगे तो आप जानते हैं कि x के लिए एक रियल नंबर आए। इसको आप स्टेटमेंट रूप में एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, वी नो दैट से शुरू कीजिए यूनिवर्सल स्टेटमेंट हमेशा। वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ एवरी नॉन जीरो जरूर बोल दीजिए क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ एवरी नॉन जीरो रियल नंबर, वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ रियल नंबर। इसका मतलब किसी भी रियल नंबर का रेसिप्रोकल एक रियल नंबर होता है। तो अगर हर रियल नंबर का रेसिप्रोकल एक रियल नंबर होता है तो इसका मतलब y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखी जाए कोई ना कोई x उससे कनेक्ट है, और ये बात इंप्लाई करती है सो फंक्शन इज, ये ऑन टू माफ कीजिएगा मैन्युअल लिख रहा हूं मैं, सो फंक्शन इज ऑन। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर, ठीक है ना। यानी ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। ये पहला पार्ट समाप्त। अब पेन का कलर चेंज कर देता हूं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, दूसरा पार्ट, उस पे जरा। दूसरे पार्ट में राइटर ने बोला था कि अगर हम इस फंक्शन को नेचुरल नंबर से आर स्टार के लिए डिफाइन करते तब भी क्या ये बात सच हो? क्या उस समय भी आप बोल पाते ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो ध्यान दीजिए, अगर ये केस होता, अगर डोमेन में केवल नेचुरल नंबर होते और कोडोमेन में सारे नॉन जीरो रियल नंबर, तो क्या सिचुएशन बनती? देखिए, लेट x1 x2 आर टू नेचुरल नंबर बिलोंग टू एन एंड लेट x1 नहीं, लेट मत लिखिए, मान लीजिए गिवन x1 x2 बिलोंग्स टू एन, ऐसा कर लेते हैं। गिवन x1 x2 बिलोंग्स टू एन एंड लेट fx1 बराबर fx2। मान लीजिए x1 x2 दो एलिमेंट है, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लाइन को ही हटा दीजिए, सीधे आप बोलिए लेट fx1 बराबर fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल। सीधे अब मैंने नेचुरल नंबर से दो उठाए x1 x2 वैल्यूज और उनके इमेजेस को बराबर। तो अगर ये इमेजेस बराबर हैं तो fx1 को 1/x1 और fx2 को 1/x2 लिखना अभी भी अलाउड है भाई। फॉर्मूला तो वही है, सवाल तो वही वाला कर रहे हैं ना अब ये वाला। तो अगर fx1 को 1/x1 1/x2 लिख दे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा x1 बराबर x, और ये बात इंप्लाई करती है कि 1 1 होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर पहला सेट नेचुरल भी होता तो भी इसके 1 1 होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात आप जानते हैं कि अगर ये नेचुरल नंबर का डोमेन भी होता तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का मतलब हर नेचुरल नंबर का एक रेसिप्रोकल आता ही है, तो पक्की बात है। और दो नेचुरल नंबर का सेम रेसिप्रोकल नहीं आता तो 1 1 तो हो ही जाएगा फंक्शन। ऑन टू की रही बात तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ये बात ध्यान दें कि अगर आपका फंक्शन नेचुरल नंबर से आर स्टार पे डिफाइन है तो आपने अपने डोमेन को सीमित कर दिया है। अब आपके डोमेन में नंबर्स कम है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर आप 1 की इमेज निकालेंगे तो 1 की इमेज आएगी 1/1 यानी 1 पे आएगी, और आप 2 की इमेज निकालेंगे तो ये 1/2 आएगी। ध्यान दीजिए 1/2 आएगी। अब क्लियर ये समझें कि अगर आप 3 की इमेज निकालेंगे तो ये 1/3 आएगी, और ऐसे ही 4 की इमेज 1/4, यानी इमेजेस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पर डिस्कस करने लायक बात ये है कि 1 आया इमेज के रूप, 1/2 आया, लेकिन हम जानते हैं कि रियल नंबर के सेट में आर स्टार के अंदर 1 और 1/2 के बीच में भी करोड़ों नंबर है, उनका क्या हो? इट मींस कोडोमेन में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको कनेक्टिविटी नहीं मिलती। सो फंक्शन इज इन। तो अगर ये फंक्शन नेचुरल नंबर टू आर स्टार डिफाइन किया गया होता तो इसको बाइजेक्टिव हम नहीं बोल पाते, क्योंकि उस केस में ये 1 1 के साथ इनटू होने का फॉल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करें। आगे बढ़िए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद सेकंड, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, और हम कर रहे हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट। 5 पार्ट है, एक मैं ट्राई के लिए आपको बताता हूँ, बाकी आप करेंगे। सारे करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन का नंबर भेज के पूछेंगे तो हम उसको जरूर सम्मिल। चलिए सेकंड का फोर्थ, f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। चौथा, f फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है गिवन बाय fx बराबर x3, और fx का वैल्यू x3 के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बिल्कुल तेजी से करूंगा, लेट fx1 बराबर fx और एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या कर रहा हूं मैं, आप जानते हैं, टेस्टिंग ऑफ 1 1 को टेस्ट करने के लिए fx1 को fx2 के बराबर मान के x1 को x2 के बराबर करना। तो पहले डोमेन में नेचुरल नंबर है, दूसरे में भी नेचुरल नंबर है,
लेट fx1 बराबर fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर इंप्लाइज दैट x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। और क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो अगर मैं फैक्टराइज भी कर दूं एक तरफ लाके तो ये बनेगा x1 माइनस x2 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो ये समेशन कभी जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पर प्लान समझे, कई बार बच्चे बोलते सर इससे भी रूट निकालिए, इससे भी, बट मैं ये सेकंड वाले से रूट नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर अगर है x1 x2 तो ये समेशन एक पॉजिटिव आउटकम देगा, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। और अगर ये पॉजिटिव आंसर देगा तो ये जीरो कैसे? इसका मतलब केवल इसी से आंसर की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो प्रूफ हो जाएगा x1 बराबर, सो दिस फंक्शन विल बी 1 तो पक्का। 1 मतलब होता है एक एलिमेंट का क्यूब यूनिक होता है, वो आप जान, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब सीधे 8। ठीक है, 1 तो हो गया। दूसरा सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, इंजेक्टिव तो हो गया, 1 ही इंजेक्टिव होते हैं। सर्जेक्टिव के लिए ऑन टू चेक करना पड़ता है, ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि नहीं होना है तो बेड के लिए तो एक एग्जाम्पल ही काफी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं f1 आएगा 1 का क्यूब 1 और f2 सीधे आएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। अब अगर कोई ये कहे कि 7 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 7 एक नेचुरल नंबर तो है कोडोमेन, 7 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कैसा नेचुरल? कोडोमेन लिख देता हूँ आगे से, क्योंकि डोमेन भी है कोडोमेन भी है, तो पता नहीं लगेगा आपको मैं किसकी बात कर। अब यहाँ पर कहिए 7 नेचुरल नंबर तो है बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x in domain, there doesn't exist any x in domain such that 7 बराबर x, such that 7 बराबर x। हम जानते हैं कि x अगर 7 होगा तो फिर x का नेचुरल नंबर आता है ना, implies that function is not sir, implies not sir, यानी फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं, यानी ये इनटू इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कोडोमेन में बैठे हुए कई नंबर ऐसे जिनकी रिलेशन नहीं। 1 का क्यूब सीधे 1, 2 का क्यूब सीधे 8 होता है। अब बताइए 2, 3, 4, 5, 6, 7 का क्या होगा? और 3 का क्यूब सीधे 27, तो 9, 10, 11, 12 से 26 तक सारे नंबर बैठे हुए हैं। जो पूछ रहा है कि सर डोमेन में कोई हमसे रिलेट होगा क्या जवाब दे उनको? भाई नेचुरल नंबर का सेट है, कहां से लाइन के लिए रिलेटेड? तो इसका मतलब यह है कि ये इंजेक्टिव है लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं। इसी तरीके से आप इसके और पार्ट भी करें सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, फोर्थ आप ट्राई करेंगे, फिफ्थ पर मैं डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन है फिर बीच के कुछ सवाल मैं उठा रहा हूं। सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय दिस, जो सिग्नम फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वही लिखी है, बट इसने थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पर एक माइनस प्रिंट होना रह गया है, तो मैं कर, क्योंकि अगर नाम सिग्नम फंक्शन लिया है तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि डिफाइन करते समय -1 ही होना चाहिए। अब क्या कहता है? सो दैट द सिग्नम फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। आइए एक बार इसको जरूर करेंगे। हमको प्रूफ करना है कि सिग्नम फंक्शन 1 1 या ऑन टू नहीं हो। अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले फंक्शन आपके सामने रख देता हूँ, सिग्नम fx लिखा है, या हाँ fx लिखा है। fx बराबर 1 फॉर x पॉजिटिव, इट इज 0 फॉर x इक्वल टू 0 एंड -1 फॉर x नेगेटिव। ये सिग्नम फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। आपको प्रूफ करना है या चेक करना है, मान लीजिए कि 1 1 ऑन टू में ये क्या। तो सबसे पहले समझे, अगर मैं इस फंक्शन का नेचर समझने की कोशिश करूं तो यहां पर मैं देख पाता हूं कि सारे पॉजिटिव नंबर के लिए आउटकम 1। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, और किस सेट के ऊपर एक बार ये भी देख लीजिए, R टू R, रियल नंबर टू रियल। ये फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल। इस केस के लिए डिफाइन किया इन्होंने। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव के लिए जब x 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R प्लस f x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे x हैं जिनकी इमेज 1 पे बन रही है। इंप्लाइज दैट इट इज नॉट। अगर इसका मैप कोई बना ले तो वो एक पल में समझ जाएगा कि भैया ये फंक्शन तो बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि इसके डोमेन में मैं माना कुछ एलिमेंट दिखाऊं आपको, -2, -1, 0, 1, 2, और कोडोमेन में केवल 3 एलिमेंट होने को तो बहुत है, 2 भी है, -2 भी है, सब है, लेकिन कनेक्टिविटी बनाने के लिए केवल 3 लोग आगे आ रहे हैं, एक -1, एक 0 और एक बस। तो अब इस चित्र को देख के ही समझ जाइए कि इट इज मैनी वन। और इस स्टेटमेंट से भी समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या लिखा है कि फॉर एवरी, माने जितने x पॉजिटिव हैं रियल नंबर, वो fx 1 देंगे। इससे ही प्रूफ हो जाता है कि इट इज नॉट। अच्छा, ऑन टू की बात करते हैं तो क्लियरली कोडोमेन इज R, कोडोमेन इज रियल नंबर। यहां पर लिख देता हूं मैं, कोडोमेन इज R implies that all real numbers are present in it, all real numbers are प्रेजेंट इन कोडोमेन, आर प्रेजेंट इन कोडोमेन, है ना। बट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिलेशन केवल -1, 0 और 1 का। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, कोडोमेन इज रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर प्रेजेंट इन कोडोमेन, yet 2 belongs to कोडोमेन, but there doesn't exist any x belongs to domain, such that fx इक्वल टू 2। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आप समझिए, क्योंकि जितने एलिमेंट है बस 3 ही से जोड़ना चाहते हैं, -1 से 0 से प्लस। तो कोडोमेन में जो नंबर लिखा हुआ है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट से
अगर हम जोड़े उसको तो आप देख पा रहे हैं कि 2 एक ऐसा कोडोमेन का एलिमेंट है जो जब पूछेगा कि मैं डोमेन में किससे जुड़ूं तो हम जवाब नहीं देते। तो जब किसी एग्जांपल को गलत करना हो तो एक एग्जांपल भी काफी होता है, इसलिए मैं 2 3 4 लिख के काम चल। जब आप किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हैं तब आपको एक जनरलाइज्ड आंसर देना होता है। तो फिर से सुन लीजिए, कोडोमेन इज रियल नंबर, कोडोमेन कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स। और अगर कोडोमेन वाकई सारे रियल नंबर को कंटेन कर रहा है तो ये इंप्लाई करता है ऑल रियल नंबर्स आर प्रेजेंट इन कोडोमेन, या 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट देयर डजंट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। या डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते थे, जो मैंने इतना लंबा लिखा है ये छोड़ के आप सीधे सीधे इतना स्टेटमेंट भी दे देंगे तो मेरे हिसाब से टीचर तक बात पहुंच जाए। तो 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट देयर डजंट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx बराबर इंप्लाइज दैट नॉट सब। तो ये फंक्शन ना इंजेक्टिव है ना सब्जेक्टिव। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बार बार मैं बताऊंगा, जिस एग्जांपल जिस केस में आपको नॉट प्रूव करना तो उसमें आप केवल एक बैड एग्जांपल पे उससे काम चल जाता है। यहाँ पर बच्चे ये भी सोच रहे हैं 2 में ऐसी क्या खास बात है, तो आपकी सुविधा के लिए लीजिए मैं 2 को मिटा के यहाँ 4 कर देता हूँ या 4 को हटा के 6 कर देता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा नंबर ले रहे हैं। आपको बस ये समझाना है कि कोडोमेन में केवल 3 ही मेंबर काम आ रहे हैं, -1 0 और ठीक है। तो ये तो आपका चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले में आते हैं। 5th क्वेश्चन कंप्लीट, 6 7 आप ट्राई करिएगा। 8th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले एफ एक फंक्शन डिफाइन किया गया है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। क्या बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ए एंड बी आर 2 सेट, ए एंड बी आर सेट। ए और बी 2 सेट हैं, पहले उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया सीधा और रिवर्स, ए बी और बी, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, और फिर फंक्शन को डिफाइन कर दिया इन दोनों के बीच में। और फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या बताई, सच दैट एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए। क्या सब कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कर डाला। देखिए सवाल पढ़िए पहले ध्यान से, 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये है क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या लिखा है पढ़िए, लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ फंक्शन डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी बराबर बी ए इज बाइजेक्टिव। आपको प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव। कैसे करेंगे देखिए, ये बात बस याद रखिएगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जो पेयर होता है ऑर्डर्ड होता है। अब स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान, टेस्टिंग ऑफ 1 हमेशा की तरह एग्जाम में लिखने की लैंग्वेज भी देख लें बोर्ड एग्जाम के लिए, टेस्टिंग ऑफ 1। अब यहाँ पर प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है तो बिल्कुल जनरल लैंग्वेज देना पड़ेगा, किसी एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कैसे 1 1 की टेस्टिंग करेंगे, आप शुरुआत करेंगे लेट एफ a1 b1 इक्वल टू एफ a2 b, ठीक है ना। और ये भी समझा दें, फॉर एवरी a1 a2 बिलोंग्स टू a एंड b1 b2 बिलोंग्स टू b। यहाँ मैं तेजी से बता दूं कि किसी भी सेट का जो पहला एलिमेंट आप पिक करते हैं वो कार्टेशियन के पहले सेट से आता है, और जो दूसरा एलिमेंट आप पिक करते हैं वो कार्टेशियन के दूसरे सेट से। तो a के एलिमेंट है a1 a2, b के हैं b1 b2, और हमने लेट अस सपोज कर लिया कि एफ a1 b1 एफ a2 b2 के बराबर है। अब अगर ये दोनों बराबर है तो सुनिए, ये इंप्लाई करता है कि b1 a1 इक्वल है b2 a2 के। ये मैंने क्या लिखा सुनिए, क्योंकि दिया था कंडीशन में कि एफ ए बी को आप बी कॉमा ए इनवर्स करके लिख सकते, तो मैंने भी ए और बी का ऑर्डर चेंज करके इमेज बना दी। अब अगर b1 a1 b2 a2 के बराबर है तो भैया ये क्या इंप्लाई करता है समझिए ना, ये इंप्लाई करता है b1 बराबर b2 एंड a1 बराबर a2, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहला पहले की ही बराबरी कर सकता है और दूसरा दूसरा। और अगर b1 b2 के और a1 a2 के बराबर हो गया भैया तो ये इंप्लाई करता है कि आप a1 b1 को अगर आपका मन कर रहा है तो a2 b2 लिख सकते, क्योंकि a2 a1 ही है और b2 b1 ही है। और अगर ये प्रूफ हो गया कि a1 b1 a2 b2 के बराबर है तो ये सिद्ध हो गया। एक बार फिर देख ले, आपने शुरुआत की थी इस स्टेटमेंट से और आपने अंत किया है इस स्टेटमेंट। और आप ये जानते हैं कि अगर fx1 fx2 की बराबरी कर लेता है और उसके दम पे आप ये साबित कर देते कि x1 ने भी x2 की बराबरी कर ली तो फंक्शन 1। सो मैं लिख देता हूं कि 1 1 होने की समस्या को इसने पार कर लिया है। ऑन टू पे आइए, ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू पे ध्यान देखिएगा, किसी भी सेट ए बी को रिवर्स करके उसके लिए एक इमेज बना। अब यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ देखिए, ऑन टू टेस्टिंग ऑफ ऑन टू में क्या लैंग्वेज दूंगा वो समझिए। टेस्टिंग ऑफ ऑन टू में क्या लिखेंगे आप, फॉर b1 a1 बिलोंग्स टू b क्रॉस ए। उल्टे से शुरू करता हूँ क्योंकि हमको ये साबित करना होता है कि y जो y को बिलोंग कर रहा है उसके लिए कोई ना कोई x बैठा हुआ है जो उसका इंतजार कर रहा है। ऑन टू तो यही होता है ना कि कोडोमेन में भी कोई खाली नहीं बैठा। तो फॉर टेस्टिंग ऑफ ऑन टू, फॉर b1 a1 बिलोंग्स टू b क्रॉस ए, हमने b1 a1 को चुना कोडोमेन में। For b1 a1 belongs to b cross a, there exists a1 b1 belongs to a cross b. For b1 a1 belongs to b cross a, there exists a1 b1 belongs to a cross b such that a1 belongs to a, b1 belongs to b. So function is on to। मैंने क्या लिखा एक बार समझाऊं कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट b1 a1 जब मुझसे पूछेगा कि सर मैं किसकी इमेज हूं, मैं किसकी इमेज बन के दिखाऊं, तो मैं उसको बता सकता हूं कि जो एलिमेंट तुझे अपनी इमेज के रूप में चाहेगा वो एलिमेंट है a1 b। तो अगर इस तरीके से रिवर्स करके ही सबके साथ जुड़े हुए एलिमेंट बनाने हैं
तो फिर तो बड़ा आसान है भाई, फिर तो किसी भी पेयर का एक यूनिक इमेज बने। भाई आप समझ सकते हैं, अगर मैं 1 2 का इमेज बनाऊं तो 2 1 पे बनेगा, समझ रहे ना, 2 1 का बनाऊं तो 1 2 पे बनेगा, 1 2 का बनाऊं तो 2 1 पे बनेगा, हर किसी का इमेज यूनिक। तो वही मैंने लिखा है कि फॉर B1 A1 बिलोंग्स टू B क्रॉस A, देयर एग्जिस्ट A1 B1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, और यहाँ पर सच दैट फॉर एवरी लिख देता तो और अच्छा लगता, फॉर एवरी A1 बिलोंग्स टू A एंड B1 बिलोंग्स टू, माने अगर डोमेन का A1 उठाया जाए, अगर A से A1 उठाया जाए और B से B1, और इन A1 B1 की हेल्प से बने हुए B1 A1 को कोडोमेन में बिलोंग कराया जाए, तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी B1 A1 के लिए एक A1 B1 बैठा हुआ है डोमेन में जो उससे कनेक्ट होना चाहता है, सो फंक्शन है। तो अब ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, सो इट इज बाय। तो इस तरह से आप इस 8th क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, 8th कंप्लीट हो गया भैया, इसके बाद आगे आइए 9th 10th आप लोग ट्राई करिएगा, ऐसे ही हैं, सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये। 11 में एक टिक लगा, 11 को फट से देखते हैं। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज fx बराबर x टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। fx x की पावर 4 है, हमको बताना है कि ये किस प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, fx बराबर x टू द पावर 4। एक बार ये भी देख लेते हैं डिफाइन किसके ऊपर किया गया है, R to R, f is a function from real number to real number, fx को x की पावर 4 बोला है, क्लियरली समझिएगा। सीधे स्टार्ट करते हैं, माना fx1 fx2 के बराबर, 1 1 की चेकिंग कर रही है, ये इंप्लाई करता है कि x1 का 4 पावर x2 की 4 पावर के बराबर हो गया। अब बच्चों ये समझ सकते हो कि x1 की 4 पावर अगर x2 की 4 पावर के बराबर है, तो इन दोनों को एक तरफ लेके इसके फैक्टराइजेशन ऐसे बनाए जा सकते हैं, क्या बनेंगे देखिए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और x1 का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0, और फैक्टर तोड़ दो, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो दो आंसर आए हैं देखिए, या तो ये 0 होगा या ये, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का समेशन है, सॉरी ये तीसरा वाला, ये 0, हमें पता है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो नंबर्स के स्क्वायर का समेशन है। दो नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, अगर उनके स्क्वायर को जोड़ा जाए तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो केवल इन दोनों से उम्मीद की जा सकती है 0 बनने की। अगर ये 0 बनता है तो x1 बराबर x2 प्रूफ हो गया बच्चों, और अगर ये 0 बनता है तो x1 बराबर माइनस, क्या प्रूफ कर दिया हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर fx1 fx2 की बराबरी करता है तो x1 x2 की बराबरी करने को तैयार नहीं। वो दो बातें बोल रहा है, वो कह रहा मैं x1 कह रहा कि मैं x2 की बराबरी भी कर सकता हूं और मैं माइनस x2 भी बन सकता हूं। इसका क्या मतलब हुआ कि डोमेन में बैठा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर सेम एलिमेंट को इमेज बनाना। आइए चेक करके देख लेते हैं 4 पावर के लिए। यहाँ 4 और -4 बैठे हैं, 4 से पूछा तुम्हारी इमेज क्या बनेगी, उसने कहा 256, और -4 से पूछा वो भी कह रहा 2। सो ये आंसर ये बताता है कि x1 x2 की बराबरी कर ले या x1 माइनस x2 की बराबरी कर ले, दोनों स्थितियां सच। जबकि 1 1 प्रूफ करने के लिए इसको नहीं आना चाहिए। 1 1 तभी प्रूफ होता है जब केवल और केवल ये आए, लेकिन दो आंसर के आ जाने से साबित होता है कि ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 लिख देता हूं। आगे ऑन टू में आइए। अब ऑन टू में समझिए, हम जानते हैं कि x की पावर 4 के रूप में कोई भी रियल नंबर आ जाए, उसका 4th रूट करके कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसको आप ऐसे समझें, चेकिंग ऑफ ऑन टू को, चेकिंग ऑफ ऑन टू में आप समझें fx बराबर दिया है x टू द पावर 4, इसको आप लिख ले y इक्वल टू x टू द पावर 4, और इसका मतलब हो जाएगा x का वैल्यू है y टू द पावर 1/4। अब एक बात बताइए, इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर की मैपिंग है, देखिए नेचुरल नंबर की नहीं है, कोई भी रियल नंबर आप y की जगह लगाएंगे, आप जानते हैं ना कि y की जगह रियल नंबर रखने पर उसका 4th रूट करके एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि we know that 4th root of a real number is real, implies that for every, माफ कीजिएगा ये नोटेशन इसका नहीं, implies that for every y belongs to codomain real number there exists some x belongs to real number such that fx इक्वल, तो इससे सिद्ध होता है कि ये फंक्शन ऑन, तो ये फंक्शन नहीं ऑन टू ही है, सॉरी ऑन टू भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब मैंने 1 1 निकाला था ये नॉट। अब आइए ऑप्शन मिलाते हैं, f is 1 1 on 2, f is many 1 on 2, 1 1 but not on 2, neither 1 1 nor on, नहीं तो ये सही है many 1 on, f is many 1, 1 1 तो नहीं हो पाया था, ये many 1 था और साथ में on, तो इसका सही आंसर, ठीक है ना। अच्छा मैंने ये ऑप्शन 12वें के मिला लिए, लेकिन चिंता मत करिए 11वें के ऑप्शन भी सेम है, और 11वें में भी बी की जगह पे सेम ऑप्शन है, ये एक जैसे ही ऑप्शन लिखे दोनों सवालों में, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ, तो बी ही इस सवाल का सही जवाब। ठीक इसी तर्ज पे आप 12th को भी सॉल्व करें, और ये एक्सरसाइज जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, अब कल हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक देख लेते हैं क्या है। अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टेबल, ये शायद एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगी लेवल 1 पे, और देन हम अदर टॉपिक्स की तरफ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप इतना रिवाइज करें, ये कंप्लीट करें, कल की क्लास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टेबल फंक्शंस पे हो। चलिए बाय।